हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल अर्ली अचीवर्स पे। मेरा नाम ईशान श्रीवास्तव है और आज मैं आपके लिए कोर्स लेके आया हूँ। ये कोर्स होगा किस पे? सोलर सिस्टम पे। अगर आप यूपीएससी की बात करो, अगर आप एसएससी की बात करो या और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात करो, वहाँ पे सोलर सिस्टम पे बेस्ड काफ़ी सारे सवाल ओवर द ईयर्स पूछे गए हैं। तो हम लोग बिना किसी देरी के समझेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है। और इस पूरी वीडियो श्रृंखला में हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गोटीलॉग क्या है, इनसाइड द सन क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बेसिकली ये वीडियो पार्ट 1 होगा पूरी सीरीज़ की श्रृंखला का। ये 2 सीरीज़ की श्रृंखला आएंगी। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या पार्ट टू में हम लोग समझेंगे प्लैनेट्स के बारे में और स्पेस रॉक्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस टॉपिक को फर्दर ले जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ज़ीरो से कि क्या होता है सोलर सिस्टम। अगर हम लोग बात करें इंट्रोड्यूसिंग द सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में जो चीज़ आएगी वो आएगी क्या? सन। सन के अलावा हम लोग के सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं 8 मेजर प्लैनेट, जिनको हम लोग आगे जानेंगे। वहीं पे 8 मेजर प्लैनेट्स में किसी किसी के अपने अपने मून्स हैं, किसी किसी के अपने अपने रिंग्स भी हैं और किसी किसी के मून्स भी हैं और प्लस रिंग्स भी हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी वर्ल्ड्स हैं जिनको आप क्लासीफाई कर सकते हो कैसे? एज अ ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स बेसिकली वो प्लैनेट्स होते हैं जिनका शेप एंड साइज एक रेगुलर प्लैनेट्स के शेप एंड साइज से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। और इस छोटे या स्मॉलर स्ट्रक्चर की वजह से इनके कहीं ना कहीं इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है? लैक होता है। इसकी वजह से जो मटेरियल इनके ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है ये अपनी तरफ खींच नहीं पाते। वहीं पे उसके अलावा अगर आप बात करो तो कुछ ऐसी भी स्मॉलर बॉडीज़ हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं हमारे स्पेस पे, हमारे सोलर सिस्टम में। तो वो किससे बनी होती है? रॉक से बनी होती हैं और आइस से बनी होती हैं। रॉक से जिसे जो बनी होती है उसे कहते हैं हम लोग एस्ट्रॉइड्स, और आइस से जो बनी होती है उसे कहते हैं हम लोग कॉमेट्स। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम लोग आगे क्या करेंगे? डिटेल में जानेंगे। बट मेरा सवाल एक ये है कि वो कौन सा ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि सबसे बड़ा है? ठीक है, ये आप लोग इसका आंसर दो कमेंट सेक्शन में। वहीं पे ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, ये एक हम लोग का सोलर सिस्टम किस में एग्जिस्ट करता है? हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि एक वास्ट विराल गैलेक्सी है। बट उसके पहले हम लोग ये जानेंगे हम लोग की ये जो गैलेक्सी है इसका मतलब क्या होता है। गैलेक्सी बेसिकली एक तरीके से यहाँ पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें डस्ट भी होती है और गैसेस भी होती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वास्ट विराल गैलेक्सी है जो यहाँ पे मेंशन करी गई, इसका हम लोग शेप और इसकी इमेज देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो कुछ इस तरीके की है क्या हमारी एक तरीके से मिल्की वे गैलेक्सी। और आप देखो कितने सारे आर्म स्ट्रेच है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और किसी एक आर्म पे क्या बैठा हुआ है? हम लोग का सन बैठा हुआ है। और इसी मिल्की वे गैलेक्सी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आकाश गंगा। क्या कहते हैं हम लोग? आकाश गंगा। तो इसीलिए जो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी है ये पूरा सोलर सिस्टम हमारा क्या करती है? कंप्राइज करती है। और इस कंप्राइज करने में क्या होता है? जो हमारा सन है वो आउट ऑफ 100 बिलियन स्टार्स सिर्फ एक स्टार है। तो आप खुद समझ सकते हैं हम लोग की गैलेक्सी अपने में कितनी ज़्यादा बड़ी है और ऐसी कितनी गैलेक्सीज और प्रेजेंट होंगी। वहीं पे अगर आप बात करो, जो हम लोग नेक्स्ट जब चीज़ जानेंगे वो हम लोग जानेंगे क्या? सन के बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सन की। तो सन कहीं ना कहीं लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पूरा सोलर सिस्टम में, और वहीं पे जो सन का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 109 टाइम्स बिगर है। और जब हम लोग इसके डायमीटर का कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग इस चीज़ को एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप सन को इक्वेट करो एक बास्केटबॉल से और अर्थ को इक्वेट करो किससे? एक छोटे से बीड से, या आप कह लो मोती से, तो आप कहीं ना कहीं खुद इमेजिन कर सकते हो कि दोनों के एक तरीके से डायमीटर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वहीं पे जो लोकल स्टार है जो कि यहाँ पे सन है वो कंडीशंस कंट्रोल करता है अक्रॉस द वाइडर सोलर सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स को बाइंड करने में, अपने अर्थ पे ही आप बात कर लो तो एक तरीके से ओशन करेंट्स का मूवमेंट हो गया, या आप कह लो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो गया जिसमें सन की जो एनर्जी होती है वो रिक्वायर्ड होती है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स। और उसके अलावा आप बात कर लो चेंज ऑफ सीजन्स, तो वो किस पे डिपेंड करता है? अपने सन पे ही डिपेंड करता है। और जो सन होता है वो कहीं ना कहीं 99.8% ऑफ द सोलर सिस्टम्स एंटायर मास एक तरीके से अपने अंदर एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। और इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस डोमिनेट करती है सन में वो कौन सी करती है? हाइड्रोजन, जो कि लाइटेस्ट और सिंपलेस्ट गैस है इन द यूनिवर्स। और जो सन है वो
किस प्रोसेस के थ्रू अपनी जो एक तरीके से चमक है वो फेंकता है, वो करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू। न्यूक्लियर फ्यूजन में बेसिकली दो स्मॉलर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कोलाइड करते हैं और क्या फ्यूज़ करके बनाते हैं, एक बड़े एटम ऑफ हीलियम को। इसी को को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो नियरेस्ट स्टार है सन के वो कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन है वो कितना है, 149.60 मिलियन किलोमीटर्स। और जो इसरो के द्वारा सबसे पहला इंडियन एक तरीके से प्रोब अनाउंस करी गई थी, वो कौन सी करी गई थी, आदित्य L1 मिशन 2008 में अनाउंस करी गई थी। और इसका मेन फीचर ये था कि सन के कोरोना को स्टडी करेगा या अदर उसके जो और लेयर्स भी हैं सन की, उसको भी जाके एक तरीके से डिटेल में स्टडी करेगा। और जो इसका वेट होगा वो अराउंड कितना होगा, 400 kgs का। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सन के अंदर क्या क्या लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं। जब हम लोग इनसाइड द सन की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ हम लोग देखेंगे वो देखेंगे सोलर कोर। तो सोलर कोर बेसिकली सन का थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हार्ट है, ठीक है। और ये जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हार्ट है, इसको आप कह लो कि ये जनरेटर भी है। यहाँ पे क्या होगा कि दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीलियम प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये जो कोलिजन होता है इतने मैसिव लेवल पे होता है कि ये लीड करता है क्या, वेरी ह्यूज टेम्परेचर्स। इतने ह्यूज टेम्परेचर्स होते हैं कि किसी भी अदर पार्ट ऑफ सन में ये टेम्परेचर्स आपको मिलेंगे ही नहीं, जितने लेवल का टेम्परेचर आपको सोलर कोर में मिलेगा और जितने लेवल का प्रेशर आपको सोलर कोर में एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम सेंटर में एग्जिस्ट करता है हमारा क्या, सोलर कोर। और ये जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं ये फर्दर लेयर्स ऑफ सन के लिए क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और ये जो पूरा सोलर कोर है ये कहीं ना कहीं 27 टाइम्स किसके कंपैरिजन में, अपने अर्थ के डायमीटर के कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है, ठीक है। वहीं रेडिएटिव जोन की बात कर लें आप, तो रेडिएटिव जोन एक्सटेंड करती है कोर से, ये कोर है आपका, और कोर से 70% तक एक्सटेंड क्या करती है आपकी, एक तरीके से रेडिएटिव जोन एक्सटेंड करता है। वहीं पे जो एनर्जी होती है प्रोपोगेट करती है आउटवर्ड्स। तो जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है सोलर कोर में, जो प्रोड्यूस होती है वो एक तरीके से हर दिशा में भागती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेडिएटिव जोन कहा जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, जो डेंसिटी होती है। जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो कोर में होती है, उसके बाद जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे डिक्रीज़ होती चली जाएगी तो वो हर लेयर में जितनी लेयर आप फर्दर कूदते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, वो डेंसिटी डिक्रीज़ होती चली जाएगी। अब जब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कन्वेक्शन जोन की, तो कन्वेक्शन जोन में क्या होता है, जो हीट राइज होती है, जो रेडिएटेड जोन से जो हीट निकली, ठीक है, जो रेडिएटेड जोन से जो हीट निकली यहाँ से आगे चलती गई, ठीक है। चलने के बाद ये ऊपर गई, यहाँ पे ठंडी हुई, यहाँ पे ठंडी होने के बाद ये फिर वापस आई, ठीक है। और वापस आते आते ये फिर गर्म हो गई, और फिर ये एक तरीके से ये साइकिल है, ये मल्टीपल टाइम्स ये साइकिल अपने आप में ही रिपीट होता रहता है, ठीक है। और वहीं पे आप इस कन्वेक्शन जोन की बात करो, ये 3rd नंबर से यहाँ पे डिपिक्ट किया गया हुआ है, ठीक है। अब चौथे की बात करो आप, फोटोस्फीयर की। तो जो फोटोस्फीयर है वो सन का एक तरीके से विजिबल सरफेस है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लाइट जो है एक तरीके से निकलती है। और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है 5500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। और वहीं पे 8 मिनट लेती हैं यहाँ से सूर्य की किरणें कहाँ तक, धरती तक पहुँचने के लिए। तो इस फिगर में, इस क्रॉस सेक्शन ऑफ सन की फिगर में ये चौथे नंबर पे हम लोग को फोटोस्फीयर देखने को मिलता है। वहीं पे आप क्रोमोस्फीयर की बात कर लो, तो क्रोमोस्फीयर जो होता है वो लोअर रीजन ऑफ सन के एटमॉस्फेयर में जाके बैठता है। वहीं पे ये कहीं ना कहीं फोटोस्फीयर के लगभग 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो इस फिगर में ये नंबर 5 पे दिखाया गया हुआ है। और इसका एक तरीके से डीप पिंक कलर विजिबल होता है जब टोटल सोलर एक्लिप्स अकर होता है। तो इस फिगर को आप देखो, इस फिगर में कितना सुंदर सा ये लग रहा है क्रोमोस्फीयर, जब यहाँ पे टोटल सोलर एक्लिप्स अकर हुआ है। वहीं पे आप बात कर लो कोरोना की, तो कोरोना यहाँ पे 6 नंबर पे है। तो कोरोना एक तरीके से आउटर मोस्ट पार्ट है सन के एटमॉस्फेयर का, और ये कब विजिबल होता है, जब हम लोग का टोटल सोलर एक्लिप्स फाइनली अकर होता है। और ये कोरोना वो कोरोना नहीं है जो कि कोविड आया था, ठीक है, ये कोरोना सन का कोरोना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं, वो क्या होगी, सन स्पॉट्स की। जब हम लोग सन स्पॉट्स की बात करेंगे तो बेसिकली ये वो एरियाज़ होते हैं सन में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी या सबसे कह लो आप
सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। और यही मैग्नेटिक फील्ड्स जो स्ट्रांग होती हैं, इस ये इफ़ेक्ट क्या डालती हैं, ये बेसिकली इफ़ेक्ट ऐसे करती हैं कि जो कुछ एरियाज़ होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम कर देती हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो सन के अंदर की हीट है वो सरफेस तक आने ही नहीं देती। इसकी वजह से होता क्या है कि कुछ एरियाज़ पे या आप कह लो कुछ पॉइंट्स पे तरीके से टेम्परेचर कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द सन। और यही जो स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, इनको आप कह सकते हो आम्बरा और पेनम्बरा। अम्बरा जो कि ब्लैक सेंटर में आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है, एरो करके यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। वहीं पे पेनम्बरा जो कि थोड़ा लाइटर रीजन है। तो इससे हम लोग समझ पा सकते हैं कि क्या होता है सन स्पॉट्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि सोलर विंड्स क्या होती हैं। अब हम लोग जानेंगे सोलर विंड्स के बारे में। सोलर विंड्स बेसिकली वो एनर्जाइज चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंप्राइज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एंड प्रोटॉन्स को। ये जो सोलर विंड्स हैं, इन्होंने एक तरीके से काफ़ी सारी गैसेस और काफ़ी सारा जो डस्ट है जो प्रेजेंट हुआ करता था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पे, उनको एक तरीके से हटाने का या उड़ाने का काम किया। गैसेस कैसी, जैसे हाइड्रोजन प्रेजेंट थी इनर प्लैनेट्स पे, हीलियम प्रेजेंट थी इनर प्लैनेट्स पे, उनको हटाने का काम किया, जिसकी वजह से इन प्लैनेट्स का शेप एंड साइज वो एक तरीके से क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। वहीं ऑन द अदर हैंड आप बात करो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बियॉन्ड अगर जाओ, जैसे आपका हो गया जोवियन प्लैनेट्स। तो जोवियन प्लैनेट्स आज भी बड़े इसीलिए ही हैं क्योंकि उन पे इन सोलर विंड्स का जो एक तरीके से पहुंच है वो उतनी हो नहीं पाई, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है उन प्लैनेट्स का, जोवियन प्लैनेट्स का। इसकी वजह से काफ़ी सारी जो डस्ट है उन पे आज भी एग्जिस्ट करती हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड जब ये सोलर विंड्स अपने अर्थ के एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती हैं, आप ये फिगर को देखो, इस फिगर में एक तरीके से येलो येलो एरोज दिखाई गई। ये येलो एरोज डिपिक्ट करती हैं सन की तरफ से जो सोलर विंड्स आ रही हैं, और जैसे ही ये अपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती हैं तो क्या करता है ये कि ये ब्यूटीफुल एक तरीके से लाइट प्रोड्यूस करती है। ये ब्यूटीफुल लाइट आपको आर्कटिक रीजन में देखने को मिलती है अरोरा बोरियालिस के नाम से। वहीं ऑन द अदर हैंड अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस के नाम से देखने को मिलती है आपको एंटार्क्टिक रीजन में। कभी आप लोग अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जाएं तो ये जो ब्यूटीफुल एक तरीके से लाइट है ये आपको वहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, गोल्डी लॉक जोन के बारे में या स्वीट स्पॉट जोन के बारे में। जब हम लोग गोल्डी लॉक जोन के बारे में जानेंगे तो उसको समझने के लिए हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा अर्थ वो सिंगुलर नोन प्लैनेट ही क्यों है कि जहाँ पे लाइफ सस्टेन हो पाती है। तो उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे क्या, वो है हमारा हैबिटेबल जोन। अगर आप इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में हमारा अर्थ कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और एक तरीके से ब्लू कलर की यहाँ पे बैंड ऑफ लाइट कही हुई है। और ये जो बैंड ऑफ लाइट है वो एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारा अर्थ जो है वो सिंगुलर नॉन केपेबल प्लैनेट है। लेकिन ये जो इसके अंदर कैपेबिलिटी आई है वो एक रीज़न से ये है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा अर्थ है वहाँ पे जो पानी प्रेजेंट है वो बेसिकली लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हमारा अर्थ एग्जिस्ट करता मरकरी की जगह या वीनस की जगह, या हमारा अर्थ एग्जिस्ट करता फार बियॉन्ड उसके सन के, जैसे कि वो करता सैटर्न की जगह पे या नेपट्ट्यून की जगह, तो वहाँ पे जो पानी होता लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता, वो फ्रोजन फॉर्म में होता। तो इसकी वजह से क्या हो पाता है, जो टेम्परेचर है वो परफेक्ट टेम्परेचर हम लोग को क्या हो पाता है, वो रिसीव हो पाता है हमारे अर्थ पे, जिसकी वजह से जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर पाता है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो या तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और या तो बहुत ही ज़्यादा छोटे किसी भी लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने क्या बताया, या तो बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और या तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटे प्लैनेट्स हैं किसी भी लाइफ फॉर्म को क्या अपने अंदर सपोर्ट करने के लिए। वहीं पे तीसरी चीज़ की बात कर लो, द सन हैज़ द परफेक्ट स्टेलर मास। अब स्टेलर मास क्या होता है, स्टेलर मास होता है बेसिकली मास ऑफ द स्टार, जो कि यहाँ पे क्या है हमारा सन, ठीक है। ये जो सन है ये इतना एप्रोप्रिएट अमाउंट पे, इतना तरीके से, इतना परफेक्ट अमाउंट ऑफ लाइट हम लोग के अर्थ पे डिस्पर्स करता है और एनर्जी डिस्पर्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोगों का एक तरीके से सस्टेनेंस हो पाता है और भी अदर ऑर्गेनिजम्स का सस्टेनेंस हो पाता है। तो ये हुआ क्या हम लोग का गोल्डीलॉक्स जोन, या आप कह लो स्वीट स्पॉट जोन, या आप कह लो बैलेंस जोन। तो आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हो। वहीं पे ये जो पूरा हम लोगों ने अब तक पूरी सीरीज़ पढ़ी ये पार्ट 1 है।
इसके अलावा मैं पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें हम लोग प्लैनेट समझेंगे और भी अदर चीज़ जो सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, जैसे एस्ट्रॉयड हो गई, कॉमेट्स हो गई, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू आप लोगों का इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए।